विकास, रोजगार और महंगाई जैसे चंद जुमलों को छोड़ दें तो असल में किसी भी राज्य का चुनाव धर्म और जात के अलावा हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर ही होता आया है। लेकिन इस देश में एक ऐसा भी राज्य है जहां चुनाव आते ही केंद्र में एक ऐसा शख्स आ जाता है जिसकी मौत की तारीख बीते 224 साल का वक्त बीत गया है। बावजूद इसके वो शख्स उस राज्य के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मैं बात कर रहा हूं मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की, जो कर्नाटक के हर विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर स्थापित हो जाते हैं। मैसूर के राजा रहे टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली भी मैसूर के राजा थे। हैदर अली ने करीब 19 साल तक मैसूर पर शासन किया था, जबकि टीपू सुल्तान तो महज 16-17 साल ही मैसूर के बादशाह रह पाए और 4 मई 1799 को अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई। लेकिन कर्नाटक की राजनीति में कभी हैदर अली के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नाम इस्तेमाल होता है तो सिर्फ टीपू सुल्तान का, जिनके इर्द गिर्द कर्नाटक की राजनीति में ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है। अब इस वजह की तफ्तीश करेंगे तो पहली वजह जो सामने आएगी वो तो है टीपू सुल्तान का मजहब, जो कि जाहिर तौर पर इस्लाम था। असल में टीपू सुल्तान का असली नाम सुल्तान फतेह अली शाहाब टीपू था। लेकिन मैसूर में तो और भी इस्लामिक शासक हुए हैं, फिर टीपू सुल्तान ही क्यों? तो इसकी भी कहानी दिलचस्प है और इस कहानी को आज की राजनीति से जोड़ने की कहानी उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। तो पहले कहानी टीपू सुल्तान की। वैसे तो टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी शिनाख्त यह है कि दक्षिण भारत में वो इकलौते ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और आखिर तक अंग्रेजों से लड़ते हुए ही उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन टीपू सुल्तान की जिस शिनाख्त का भारत में चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है टीपू सुल्तान का मराठों से झगड़ा। अब होता यह है कि मराठा शासनकाल को कट्टर हिंदुत्ववादी हिंदुओं के स्वर्णकाल के तौर पर देखते हैं, लेकिन टीपू का मराठों से झगड़ा था तो इसकी वजह से उसे हिंदू विरोधी और हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले एक मुस्लिम शासक के तौर पर स्थापित किया गया है। हालांकि ये सच है कि टीपू सुल्तान ने अपने शासन के दौरान कई जंग लड़ी। इसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों मंदिर भी तोड़े गए, हजारों मठ भी टूटे। लेकिन यह भी सच है कि टीपू ने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया, नए मंदिर भी बनवाए और मठ भी बनवाए। और इसी वजह से देश में राम मंदिर का आंदोलन शुरू होने से पहले तक टीपू सुल्तान इतिहास में एक महान शासक के तौर पर दर्ज थे। 4 मई 1799 को जब टीपू सुल्तान की मौत हुई थी तो मौत से चंद घंटे पहले तक टीपू सुल्तान ने मैसूर राज्य के ब्राह्मणों को दान दिया था। उस दिन हुआ यह था कि टीपू के कुछ मंत्रियों ने कहा था कि आज आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। इस अनिष्ट से बचाव के उपाय सोचे गए और तब टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम के अपने किले में ब्राह्मण पुजारियों को सोने की अशर्फियां, एक हाथी, एक काला बैल, 2 भैंस, एक काली बकरी, एक काला कोट और एक हैट दान किया। लेकिन उसी दिन दोपहर में करीब 1 बजे अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टम के किले पर हमला कर दिया। अंग्रेजी सेना बांस की सीढ़ियों के सहारे किले के अंदर दाखिल हो गई। टीपू की सेना और अंग्रेजी सेना में जंग हुई, जिसमें टीपू सुल्तान घायल हो गए और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। लेकिन टीपू सुल्तान से जुड़ी इन कहानियों पर 90 के दशक के बाद से झीना झीना पर्दा पड़ने लगा और धीरे धीरे करके टीपू सुल्तान की मजहबी कट्टरता को उजागर किया जाने लगा, ताकि ध्रुवीकरण के जरिए राम मंदिर के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। राम मंदिर के आंदोलन में कभी अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़े नायकों में शुमार रहे टीपू सुल्तान कट्टर इस्लामिक शासक बन गए, जिन्होंने शासन करने के लिए हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, मंदिर तोड़े, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें जबरन मुसलमान बना दिया। लेकिन टीपू सुल्तान कर्नाटक की राजनीति के सबसे चहेते चेहरे कैसे बन गए, इसके लिए आपको चलना होगा थोड़ा आगे और आना होगा साल 2013 में। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास मुद्दे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि खनन घोटाला सामने आने के बाद रेड्डी ब्रदर्स में से एक जनार्दन रेड्डी जेल चले गए। बीएस येदियुरप्पा को भी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बीजेपी में बगावत हो गई थी और सीएम रहे येदियुरप्पा के साथ ही रेड्डी ब्रदर्स के बेहद खास रहे श्रीरामुलु पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बना चुके थे। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिली और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन गए। 2011 की जनगणना के मुताबिक कर्नाटक में मुस्लिम आबादी करीब 13% है। अगर विधानसभा के नजरिए से बात करें तो कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में से 65 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं और वोट बैंक के तौर पर मुस्लिम वोट कांग्रेस और जेडीएस के बीच बंटे हुए हैं। लेकिन 2014 में तस्वीर बदल गई, न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि पूरे देश में।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की धमाकेदार वापसी हुई। कर्नाटक के 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। 6 सीटें कांग्रेस को मिली और 3 सीटें जेडीएस को। और इस दौरान कांग्रेस को पता चला कि जो मुस्लिम वोट बैंक अभी तक कांग्रेस और जेडीएस के बीच बटा हुआ है, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ध्रुवीकृत होकर कांग्रेस के पास आ रहा है। वहीं 28 में से 19 सीटों पर जीत से उत्साहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके राजनीतिक आनुषंगिक संगठन बीजेपी ने कर्नाटक में घर वापसी का अभियान चला दिया। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास संघ और बीजेपी के इस कदम का कोई तोड़ नहीं था। लिहाजा साल 2015 में सिद्धारमैया ने वो कार्ड खेल दिया जिसको लेकर शायद उन्हें भी अब अफसोस के अलावा कुछ नहीं हो रहा होगा। दरअसल साल 2015 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कह दिया कि कर्नाटक सरकार अब टीपू सुल्तान की जयंती मनाएगी। सिद्धारमैया ने कहा कि टीपू सुल्तान सिर्फ राजा नहीं था, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष शासक था जो सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चलता था। एक कदम और आगे बढ़कर सिद्धारमैया की सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि कर्नाटक के डिंडीगुल जिले में टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली के नाम पर स्मारक बनाया जाएगा। इससे पहले साल 2014 के गणतंत्र दिवस की परेड में भी टीपू सुल्तान दिख चुके थे, लेकिन किसी ने कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि मामला दिल्ली का था। लेकिन कर्नाटक चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की टीपू को लेकर की गई घोषणा ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा दे दिया जो चुनाव में उसके लिए सबसे मुफीद साबित हुआ। बीजेपी ने टीपू सुल्तान को हिंदुओं का हत्यारा बताते हुए कहा कि टीपू ने कुर्ग और मैंगलोर इलाके में बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्या की और उन्हें जबरन मुसलमान बनाया था। और अगर कांग्रेस ऐसे हत्यारे का स्मारक बनाएगी तो बीजेपी पूरे कर्नाटक में आंदोलन करेगी। वहीं उसी साल संघ के मुखपत्र पांचजन्य में टीपू सुल्तान की जयंती के विरोध में लेख छपा था जिसमें टीपू को दक्षिण भारत का औरंगजेब बताया गया था। उसी साल यानी कि साल 2015 में ही टीपू सुल्तान का विवाद कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु तक भी पहुंच गया, क्योंकि तब कन्नड़ फिल्मों के प्रोड्यूसर अशोक खेनी ने यह घोषणा की कि वह टीपू सुल्तान के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें रजनीकांत मुख्य भूमिका में होंगे। कर्नाटक में इसका विरोध हुआ, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी के नेता एल गणेशन ने फिल्म का विरोध करते हुए कहा कि टीपू ने हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, इसलिए रजनीकांत इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। ये बात आई गई हो गई, लेकिन कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार टीपू की जयंती मनाने के अपने रुख पर कायम रही। 20 नवंबर को टीपू सुल्तान की जयंती होती है और जब 20 नवंबर 2016 को कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती मनाई गई तो कर्नाटक के कुर्ग में हिंसा हो गई। यह हिंसा इतनी बढ़ गई कि विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई थी। लिहाजा सिद्धारमैया सरकार ने इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी कर्नाटक के अल्पसंख्यक मंत्रालय पर टाल दी ताकि इसे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का रूप देकर राजनीति खत्म की जा सके। इस फैसले के बाद टीपू सुल्तान का विवाद थोड़ा थम गया, लेकिन 2017 में यह विवाद फिर से बढ़ गया। तब टीपू सुल्तान की जयंती में शामिल होने के लिए कर्नाटक सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े को भी न्योता दिया गया, जो तब मोदी सरकार में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री थे। लेकिन उन्होंने ट्वीट कर इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा कि वो ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे जो बर्बर, हत्यारा, बलात्कारी और कट्टर धर्मांध था। फिर तो जिस टीपू सुल्तान को मैसूर के शासक और अंग्रेजों के खिलाफ अपने अंतिम वक्त तक डटकर खड़े रहने वाले वीर की तरह देखा जाता था, वो टीपू सुल्तान बीजेपी के लिए खलनायक और कांग्रेस के लिए नायक बन गए। टीपू सुल्तान के नाम पर राजनीतिक गोलबंदी हो गई और दोनों ही तरफ से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई, जिसके केंद्र में भारतीय राजनीति का सबसे आजमाया हुआ नुस्खा हिंदू मुसलमान था। और जब चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी तक इस बयानबाजी में शरीक हो गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बीजेपी को सत्ता में वापस लाकर कर्नाटक के लोग फिर से हनुमान, संतों और आध्यात्मिक लोगों की पूजा करना शुरू कर पाएंगे, न कि टीपू सुल्तान की। तब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कर्नाटक के बेलगावी में सभा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों एक जैसा सोचते हैं, दोनों ही टीपू सुल्तान का नाम जपते हैं। यहाँ सिद्धारमैया टीपू टीपू कर रहे हैं और वहाँ पाकिस्तान सरकार टीपू टीपू कर रही है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में चुनावी रैली करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस का चरित्र देखिए, जिनकी जयंतियों को मनाने की जरूरत है, जिनसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा लेनी है, उनकी जयंतियां मनाने के बारे में वो सोच ही नहीं सकते। वीर मडाकारी और अनेक ओबामा भुला दिए गए, लेकिन वोट बैंक की राजनीति की खातिर वे सुल्तानों की जयंतियां मना रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा साफ था
नाम टीपू सुल्तान का था। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के ही नेताओं के बयान को आधार बनाकर टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करना शुरू किया। सबसे पहला नाम तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ही था, जिन्होंने कर्नाटक के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कह दिया था कि रॉकेट बनाने और युद्ध में उसके इस्तेमाल में टीपू सुल्तान का रोल महत्वपूर्ण था। यूरोप में तो यह तकनीक बाद में अपनाई गई। तब राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद ने यह भी कहा था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु एक नायक के रूप में हुई थी। इसके बाद कांग्रेस को हथियार के तौर पर मिला बीएस येदियुरप्पा का फोटो, जिसमें वो टीपू सुल्तान की तरह कपड़े पहने दिख रहे थे। ये फोटो तब की थी जब बीएस येदियुरप्पा बीजेपी से बगावत कर अपनी पार्टी बना चुके थे और मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने के लिए वो टीपू जयंती में भी शरीक हुए। बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे जगदीश शेट्टार की भी वो चिट्ठी वायरल की जाने लगी, जिसमें उन्होंने टीपू सुल्तान पर लिखी किताब टीपू सुल्तान अ क्रूसेडर फॉर चेंज की तारीफ करते हुए टीपू सुल्तान की तारीफ की। रही सही कसर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से 1970 में प्रकाशित भारत भारती सीरीज से कर दी, जिसमें टीपू सुल्तान को एक हीरो और देशभक्त के तौर पर खुद संघ ने प्रचारित किया। लेकिन 2018 के उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ये तमाम कोशिशें उस कदर कामयाब नहीं हुई जिसकी उम्मीद कांग्रेस को थी, और नतीजा ये हुआ कि 2018 के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस को जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी, जिसमें जेडीएस की ओर से एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी का चलाया ऑपरेशन लोटस सफल रहा और सत्ता कांग्रेस जेडीएस से खिसककर बीजेपी के पास चली आई, जिसमें पहले बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने और फिर बाद में बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो अब भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कर्नाटक में अब फिर से चुनाव है, तो फिर से करीब 224 साल पहले मर चुका वो राजा जिंदा हो गया है और अब फिर से पूरी राजनीति के केंद्र में वही राजा टीपू सुल्तान है, जिसके जरिए हिंदू और मुसलमान का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। अभी कर्नाटक बीजेपी के मुखिया हैं नलिन कुमार कटील। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान के समर्थकों को जंगल में खदेड़ देना चाहिए, यहाँ केवल राम का भजन करने वालों को ही रहना चाहिए। नलिन कुमार कटील तो यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव टीपू सुल्तान बनाम सावरकर पर लड़ा जाएगा, और उनकी ये बात सच भी लग रही है, क्योंकि कर्नाटक में बसवराज बोम्मई सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण एक रैली में कह चुके हैं कि आपको टीपू चाहिए या सावरकर। इस टीपू सुल्तान को हमें कहां भेज देना चाहिए? नांजेगौड़ा ने क्या किया आपको याद है ना? हमें सिद्धारमैया को ऐसे ही खत्म कर देना चाहिए। अब टीपू सुल्तान की मौत में नांजेगौड़ा कहां से आ गए, इसकी भी एक अलग कहानी है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी नेता अपनी राजनीति के लिए करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक नाटक रियल ड्रीम्स ऑफ टीपू से, जिसे लिखा था अंडाडा सी करियप्पा ने, और नाटक को कन्नड़ में नाम दिया गया था टीपू निंजा कंसुगलू। इस नाटक में अंडाडा सी करियप्पा ने दावा किया था कि टीपू सुल्तान की मौत अंग्रेजों से लड़ते वक्त नहीं हुई थी, बल्कि वोक्कालेगा प्रमुख नांजेगौड़ा और उड़ीगौड़ा ने टीपू सुल्तान की हत्या की थी। बीजेपी नेताओं ने टीपू सुल्तान की मौत की यह कहानी इसी नाटक के जरिए बताई है और वोक्कालेगा को अपने पक्ष में करने के लिए टीपू की हत्या को हथियार बनाकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी के इस हमले को कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपना चुनावी हथियार बनाने की कोशिश की है और कह रहे हैं कि अश्वत्थ नारायण मेरी हत्या के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। इस पर विवाद बढ़ने के बाद अश्वत्थ नारायण ने माफी भी मांग ली है, लेकिन वो टीपू सुल्तान को कातिल कहने पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि उसने राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन कराए थे और लाखों लोगों की हत्या की। अब कर्नाटक राज्य में चुनाव है, तो जाहिर है कि ऐसी बयानबाजी यही खत्म नहीं होने वाली। अभी तो चुनाव को लेकर रैलियां होनी बाकी है, और बाकी है रैलियों में बोले जाने वाले वो जहरीले बोल, जिनके जरिए विकास, रोजगार और महंगाई की आवाज को टीपू सुल्तान बनाम वीर सावरकर के शोर में दफन कर दिया जाएगा। कोई जीतेगा, कोई हारेगा, और फिर कुछ दिनों के लिए टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम में बनी अपनी कब्र में दफन रहेंगे। फिर जब चुनाव आएंगे तो टीपू को फिर से झाड़ पोंछकर बाहर निकाला जाएगा और चुनाव में उन्हें सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।